तो भैया कल हम लोगों ने देखा था मुद्रा के इतिहास को, जो कि हम लोगों ने क्लास 10 नहीं पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आरबीआई को। बैंक हमने देखा था ना। बैंक के बाद हमने देखा है दो तरीके के बैंक होते हैं, एक तो व्यावसायिक और एक तो केंद्रीय। केंद्रीय जो होता है वो हर देश का एक होता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में है फेडरल फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सब कहानी हम लोगों ने कल देखी थी। उसके बाद हम लोग कहानी खत्म हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य पर, और उसके बाद की कहानी शुरू होने वाली है व्यावसायिक बैंक। हमने रिजर्व बैंक को देखा था कि रिजर्व बैंक जो होता है वो बापों का बाप होता है, मतलब बैंकों का बाप होता है ना। तो मैंने बोला था कि रिजर्व बैंक आरबीआई जो होता है वो बैंकों का बाप होता है ना। तो ये जो बैंक हैं इन्हीं बैंकों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इन्हीं बैंकों को कहते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक की बात की जाए तो हम अपने आसपास बहुत सारे बैंक को देखते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की बात हो जाए, या फिर हम लोग बात कर लें एसबीआई की, या फिर हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, है ना। आईसीआईसी करके जो बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक होता है। तो बहुत सारे बैंक हम लोग अपने आसपास देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर जितना कर्म कांड होगा वो वहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि जगह तो है नहीं भैया, है ना। तो जितना कर्म कांड होगा हम लोग उधर ही करेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी को। आज हम लोग देखने वाले व्यावसायिक बैंक को। व्यावसायिक बैंक का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है व्यावसायिक बैंक, यानी कि व्यावसायिक यानी कि जिसमें व्यवसाय जुड़ा हो। व्यवसाय मतलब जहां पर की लाभ हो। अरे बाड़म जाए लाभ लिखूं क्यों, मैं बोल दिया ना लाभ, समझ जाओ। अब पहले हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे इसको आज, है ना। सबसे पहले तो परिभाषा ही देख लेते हैं ना, कि परिभाषा इसका ये है कि व्यावसायिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा प्राचीन भारत में जाते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, हमने मुद्रा को पढ़ा था ना कि शुरुआत में जो है सोना चांदी वगैरह लोग यूज करते थे, सिक्का उक्का। फिर उसके बाद पत्र वगैरह आया, तो वो सिस्टम चला। परंतु हम देखते हैं कि जब किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है उस समय पर, तो उस समय वो लोग करते क्या थे? पुराने समय पर जब उन लोग को पैसा ज़रूरत पड़ता था, तो वो लोग जाते थे व्यापारी लोग के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर वो जाते थे राजा जी के पास कि राजा साहब कुछ पैसा दे दीजिए, है ना? हम लोग देखते हैं कि वो जाते थे व्यापारी, महाजन या फिर सुनार के पास। अभी भी कुछ लोग जाते हैं, है ना? तो वो लोग सुनार लोग के पास जाते थे। सुनार के पास क्या करते थे, मांगते थे पैसा, और फिर वो उस पर वो सुनारवा इंटरेस्ट लगाता था कि 10% 20%, अगर कुछ उनको दे दोगे तो माफ भी कर देंगे, है ना। तो इस सिस्टम चलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब तो बैंक वगैरह आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहानी ये है कि हमने देखा है एक शब्द बैंक, तो इस बैंक के बारे में तो जानना पड़ेगा हम लोग को ना। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो हम यही देखते हैं कि बैंक शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, ये एक मतभेद वाला विषय है। परंतु फिर भी हम लोग को जानना तो पड़ेगा ना कि बैंक शब्द कहाँ से आया है। तो बैंक की अगर बात करें हम लोग, तो भैया बैंक जो है हम लोग का, ये एक इटालियन शब्द बैंको, एक शब्द था बैंको। बैंको नहीं, वो जो भूतनाथ वाला बैंको, वो नहीं। बैंको शब्द है इटालियन शब्द, वहां से ये एक शुरू हुआ, और फिर फ्रेंच शब्द का बना एक बैंके शब्द। बैंक पहले बैंको था, फिर बैंके हुआ, और फिर यहाँ से होते हुए ये अंग्रेजी में घुस गया, अंग्रेजी भाषा के बैंक में बदल गया। अभिप्राय, अब देखते हैं बैंक का अभिप्राय क्या है। बैंक मतलब बैठने वाले बेंच से है। उस समय जो पुराना समय था, उस समय लोग बैठ के जो है कि पैसा मांगना, कोई सुनार के पास गए तो वो गया, तो सभा बैठी है वहां पर आप गए पैसा लेने के लिए, तो वहां पर लोग बेंच बैठे हैं, तो उसी से बैंक बेंच बना, फिर बैंक हो गया। कहानी बैंक तक चली गई, है ना। तो बेंच पर बैठ के करते थे इसलिए उसको बैंक कहा गया। ये कहानी जो है बढ़ते बढ़ते बैंक बन गया है। चलो भैया, तो हमने सीखा कि बैंक शब्द आया कहाँ से, है ना। वो लोग बैठ के चौकी पे बैठ के बेंच पे बैठ के जो पैसा देते थे तो बैंक शब्द आ गया। लोग आम चाल की भाषा में कहते चलो बेंच के पास चला जाए, है ना, पैसा मांगना है बेंच पे चला जाए। चलो भाई,
अब हम लोग देखने वाले हैं व्यावसायिक बैंकों के कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताएँ अगर हमसे कोई पूछे, हमसे आपसे कोई पूछे कि चलो भैया आप ये बताओ कि आपके पास एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। तो ये सब जो बैंक हैं इनकी विशेषता क्या है? तो हम यही कहेंगे कि भैया इनका विशेषता, पहली चीज़ तो इनका विशेषता व्यापार करना है ना? तो व्यापार भी हमने कहीं न कहीं लिखा ही होगा, नहीं, हाँ, व्यवसाय। इसकी प्रकृति क्या है? व्यापार, यानी व्यवसाय करना है। तो ये तो हमने लिख ही दिया है। उसके बाद बात करें तो अच्छा, इसका और क्या काम होता है इन सब का? इन सब का काम, एक कॉमन काम जो है वो है भैया पैसा लेना। पैसा लेना, और भी किससे? जनता से। जनता से पैसा लेने का काम करता है और वही कमाता है। तो भैया मुद्रा के लेन-देन का कार्य इसका एक कार्य होता है। उसके बाद बात करें तो जनता से पैसे लेकर जनता को ही ऋण देना। एक हाथ से रमेशवा से पैसा लिया और दूसरे हाथ से कोनो व्यापारी को दे दिया। ठीक है, चलो भैया ये भी कहानी हम लोग यहाँ पर ही लिख लेते हैं, है ना? इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है भैया कि ये रहा आम आदमी से पैसा लिया। अब इस आम आदमी को ज़रूरत है पैसे की, तो इसको पैसा दे दिया। इससे पैसा लिया 10,000 रुपया और इसको थी 10,000 रुपये की ज़रूरत। इससे पैसा लिया 10,000 रुपया और इसको कहा कि तू हमको 10,000 रुपया दे दो। हम 1 महीना में उसको 5% बढ़ा देंगे। 10,000 का 5% बढ़ा देंगे, तो 5% पर इसको दे दिया। इससे कहा कि हम तुमको दे रहे हैं 10,000 रुपया, वही 10,000 लेके इसको दे दिया और कहा कि तुमसे हम 1 महीना में 10% ब्याज लेंगे, है ना? कि ये नहीं कि हम तुमको 10,000 रुपया दिए हैं तो 1 साल बाद हमको दोगे 10,000 रुपया, नहीं। 1 साल बाद उस पे ब्याज लगते हुए 10,000 से 10,500, 10,000, मतलब और इंटरेस्ट के हिसाब से वो बढ़ जाएगा। मान लो 10,000 है वो 11,000 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से तो कहानी इस तरह चलती है। 10% ब्याज लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। खैर, कहानी हम लोग की यहाँ शुरू होती है, जो कि है बैंकों का कार्य। साख निर्माण का कार्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना? जनता को ऋण देना, जनता से ऋण लेना हमने देख लिया। बैंक का तो ये कार्य हम लोग को सबको पता है ना? चलो, अब हम लोग देखने वाले हैं बैंकों का कार्य क्या होता है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो इसके मुख्य कार्य, मतलब इसके मुख्य कार्य 3 प्रकार से हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक या मुख्य कार्य, इसको प्राथमिक भी कहते हैं, है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको प्राथमिक भी कहते हैं। इसको प्राथमिक कहते हैं। एक ठो होता है गौण, एक ठो है सामाजिक कार्य। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक जैसे एसबीआई है, उसका काम क्या है? तो आप कहोगे हमारा पैसा लेने का काम है। उसके अलावा तो आप घर आके बैठ गए, आपने उसको पैसा दे दिया, आप घर आके बैठ गए। आपसे क्या मतलब कि बैंक क्या काम है, कैसे काम है, इससे आपसे क्या मतलब, है ना? परंतु पीठ पीछे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम लोग को नहीं पता है, परंतु अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य कार्य यानी कि प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी इसके जो फंक्शंस हैं उनको। तो ऊपर से प्राथमिक कार्य तो हम लोग को पता ही है, अंदर घुस के हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। तो प्राथमिक कार्य हमको क्या क्या पता है कि वो हमसे पैसा लेता है, और अगर हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम लोग बैंक जाके कहेंगे भैया भैया तनी पैसे की ज़रूरत है, कुछ पैसा दे दीजिएगा, तो कहेगा ले लो ले लो ले लो। तो ये काम करता है ना? तो इसके लिए हम लोग 3 वर्गों में इस चीज़ को, प्राथमिक कार्य को बांटते हैं। पहला है जमा स्वीकारना, यानी कि हमारा जो पैसा है उसको स्वीकारना। जमा मतलब कि पैसा ले लो अपना, है ना? तुम जमा लेते हो ना, उसको जमा करते हो जाके ना, तो उसी को पैसा। उसके बाद हमको ऋण देना। उसके बाद साख निर्माण, उसको हम लोग देखेंगे। बैंक जो है साख निर्माण भी कर देता है, मतलब कि पैसा निर्माण कर देता है। चलो इसको देखेंगे। जमा स्वीकारना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 4 प्रकार से है। पहला है चालू खाता। हम लोग जाएंगे ना वहाँ पूछने बैंक की हमको अकाउंट बनवाना है, तो कहेगा चालू खाता कि बचत खाता। जनरली हम लोग जो हैं वो बचत खाता बनवाते हैं, परंतु अगर चालू की बात की जाए तो चालू खाता का मतलब है एकदम चालू लोग, जिसमें कि इंटरेस्ट एकदम 0% होता है। क्योंकि ये लोग, जैसे कि मान लो तुम्हारा दवाई का दुकान है ना? बहुत बड़ी दुकान है और तुमको रोज़ जो है कि व्यापार करना रहता है। तुम रात को कमाए और रात को कमा के तुरंत तुमको बैंक जाके देना है, ठीक है? अब तुम जो है कि मान लो शाम को तुम जो है सारा पैसा लेके बैंक जमा करने जाते हो और फिर तुमको निकालना भी रहता है। तो ऐसा बैंक जिसमें कि तुमको हमेशा जो है कि अप डाउन लगा रहता है कि जगह पैसा जमा करना है, फिर निकालना है, फिर जमा करना है, फिर निकालना है। तो इस सब खाते में अब मान लो तुम
लइकवा इसको दिया 10,000 रुपया, है ना। ई कहा कि हमारा चालू खाता बना देना। ई 10,000 बैंक को दिया, 10,000 इसको दे दिया। अभी जाके कह रहा है बैंक हमको 10,000 रुपया चाहिए, हमारा पैसे तुरंत जाके कर रहा है ना। सुबह दिया, शाम को जाकर कह रहा है कि 10,000 रुपया चाहिए। ये कह रहा है तो उसको दे दिए हम, दिक्कत हो जाएगा। तो बैंक क्या कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे 10,000 रुपया रख लेंगे, तुमको एक हम सेवा ही प्रदान करेंगे, तुमको 0% ब्याज लगेगा। मतलब कि तुम अपना 10,000 हमको दे भी दो। कौन दे दो? मतलब कि बैंक कह रही है कि हम अपने बैंक में पैसा डाल भी दें, हमको कुछ मिले भी ना, बस वो पैसा वहाँ पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना। तो इस तरह का सिस्टम होता है चालू जमा खाता में, चालू जमा में, यानी कि करेंट अकाउंट में, ठीक है। बचत जमा ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। चालू में हमने क्या देखा कि जो व्यापारी लोग हैं वो लोग जो जनरल यूज करते हैं, जो कि आन जान लगा रहता है, उनका होता है। बचत खाता में क्या होता है कि हमने एक दिन सैलरी आई, हमने जमा कर दी, महीने भर में हमको पैसा निकालना नहीं है, निकालना भी है तो महीने में 1 या 2 बार निकालना है, ठीक है। मुझे तो निकाले बड़ा दिन हो गया है पैसा। तो हम लोग जनरली सेविंग अकाउंट लेते हैं, बचत खाता। यहाँ पर जो है बैंक, अभी की बात की जाए तो कुछ नहीं तो हम लोग अगर मान लो हम बचत खाता खुलवाते हैं, अगर लइकवा जाके कहता है कि हमारा बचत खाता खोल दो, तो बचत खाता में ही क्या करता है कि कुछ नहीं तो 3.5 के अराउंड इसको देता है। अभी हम लोग का बात करें तो मेरे अकाउंट में अराउंड 3% है शायद, है ना। तो मुझे 3% जो है उस पर ब्याज मिलता है। मैंने 100 रुपया दिया तो मुझको 3 रुपया मिलेगा, मिला तो 3 रुपया ना, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं जमा स्वीकारना के अंतर्गत सावधि यानी कि एफडी को। जैसे कि मैंने भी बहुत सारा एफडी करा के रखा है। एफडी पर क्या कहता है कि ये इसको दे देगा, कहेगा कि एफडी, एफडी में इसको दे देगा और कहेगा कि हमारा ब्याज बढ़ा दो, 7% कर दो। मगर शर्त ये है कि तुमको हम पैसा एक लिमिट अमाउंट के बाद ही, मतलब लिमिट समय के बाद ही देंगे। तुम एफडी कराए हो 1 साल का, तो वो 1 साल के बाद तुमको फिर से जाकर बैंक में कहना होगा कि हमारा 1 साल हो गया, हमारे एफडी को फिर से लगा दीजिए, तो जो है फिर से लगाएंगे। इसको कहते हैं सावधि जमा खाता। इसके अंतर्गत बैंक के पास सिक्योर हो जाता है कि भैया हमारे पास इतने पैसे हैं और हम इसको आगे ऋण दे सकते हैं किसी को, इससे हम व्यापार कर सकते हैं। चलो भाई, हमने तो ये देखा ना कि बैंक इधर से पैसा ले रहा है, इधर से पैसा दे रहा है। कलुआ से ले रहा है, अब झुन्नू को दे रहा है। आचार्य प्रशांत की भाषा में कहे तो झुन्नू से ले रहा है, धनिया को दे रहा है। चलो भाई, तो ये हो गया। एक होता है आवृत्ति जमा। आवृत्ति जमा में ये क्या होता है कि मान लो तुमको लेना है लैपटॉप, मैंने लिख भी दिया लैपटॉप लेना है, तुमको लेना है 50,000 का लैपटॉप, ठीक है। अब दिक्कत ये हो गया है कि तुम्हारे पास पैसा हाथ काटता रहता है, तो बैंक कहा कि तुम अपना पैसा ना, तुम्हारा हाथ काट रहा है, तुम पैसा बचा नहीं पाते हो, तुम पैसा हमको दे दो और तुम अपना पैसा आरडी में जमा कर दो, है ना, आवृत्ति जमा में जमा कर दो। इसमें ये होता है कि भैया आपसे हर महीने 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपये ये मांगेगा, ठीक है, और आप उसमें जमा करते रहोगे। फिर उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद जब 50,000 हो जाएगा तो इंटरेस्ट लगाने के बाद आपको 50,000 रुपये दे दिया जाएगा। आपका लैपटॉप वो हो जाएगा, लैपटॉप वो काम हो जाएगा, ठीक है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट, आरडी रिक्यूरिंग डिपॉजिट है। खैर, लैपटॉप लेने के लिए आरडी का यूज़ करो, जाकर कहो कि मुझको आरडी खाता खुलवाना है, वो खोल देगा। पैसा दे दो उसको, खोल देगा। 50,000 हो गया, वो कहेगा 50,000 आपका हो गया, आपको ले लीजिए, ले लेगा। आप लैपटॉप ले लोगे, आपका हाथ भी नहीं काटेगा। आपने जो 10,000 रुपये उसको महीने में दिए हैं, फिर आप वो निकाल नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई, ये तो हो गया, हमने पैसा जमा किया। अब हमने ये भी देखा था कि बैंक पैसा ऋण भी देता है। अगर हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम बैंक से ले सकते हैं। तो बैंक का एक कार्य हुआ हमें ऋण देना, तो हम लोग देखने वाले हैं ऋण देना को, जमा स्वीकारना हमारा हो गया। अब हम लोग देखने वाले ऋण देना। ऋण देना में क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखते हैं नकद साख, फिर ओवरड्राफ्ट, अंतिम ऋण और अग्रिम यानी कि एडवांसेस, विनिमय पत्रों की कटौती और सरकार प्रतिभूति में निवेश। ये किस प्रकार से ऋण देने का कार्य करती है? सबसे पहले तो हम देखते हैं नकद साख। जैसे कि हमने गए, नकद साख मतलब क्या? यही नकद दे दिया इसको, साख मतलब लोन, नगद लोन दे दिया। तुम गए, हमको करंट लोन चाहिए, दे दिया। उसके बाद ओवरड्रॉ, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष में क्या होता है कि तुम्हारे खाता में 0 रुपया है,
और तुम गए हो लेने के लिए पैसा। तुम्हारे खाते में मान लो 1-2 लाख रुपया है, तुम जाके कह रहे हो हमको 5 लाख चाहिए, चलो ठीक है, एक कुछ होता है। तुम्हारे खाते में 0 रुपया है और तुम निकालने जा रहे हो पैसा, तो कहेगा कि ठीक है निकाल लो, ज़रूरत है तो, मान तुम्हारा कुछ पढ़ाई का ज़रूरत है या फिर कुछ और काम है, तुम जाके निकाल लो। परंतु अगर तुम्हारे पास 0 रुपया है, तुम मान लो 10,000 निकालते हो, तो वो एक ऋण की तरह लिया गया बैंक जो है कि उसमें भी तुम्हारा ब्याज लगेगा। तो ये अधिक विकर्ष हो गया। ऋण और अग्रिम। ऋण जैसे एजुकेशनल लोन हो गया, ये सब की बात यहाँ पर की जा रही है। एजुकेशनल लोन, कार लोन, फाइनेंस लोन, ये पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब है ना। और अगर हम बात करें अग्रिम की, तो अग्रिम में हमारे पास मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए तुमने जो है बैंक में जमा किया, मतलब बैंक से कह दिया कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया तुमने जो है कि निकाल लिया, ठीक है। तो अब तुमने क्या कहा कि हमको जो है कि एडवांस में चाहिए, मतलब इसे इस तरीके से है कि मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, वो तुमने कह दिया है कि ये हमारा, हमको ऋण चाहिए 10 लाख का, परंतु अभी तुमको काम है नहीं, तुमको काम कुछ दिन बाद है, तो तुम 10 लाख का पहले ऋण जो है कि कटवा लोगे, परंतु इस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही रहेगा। फिर तुम जाकर कहोगे कि हमको चाहिए 2 लाख रुपया, 2 लाख चाहिए, तो 2 लाख तुमको मिल जाएगा। और फिर इस 2 लाख रुपए पर तुमको जो है कि ब्याज लगेगा, 8 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे तुम्हारे। तो ये भी एक है। उसके अलावा विनय पत्र की कटौती और सरकार प्रतिभूति में निवेश, LIC वगैरह, वो क्या क्या होता है। अच्छा, सरकार प्रतिभूति मतलब कि सरकार कुछ बॉन्ड्स वगैरह बनाती है, तो ये जो है कि सरकार के बॉन्ड्स में भी निवेश करता है, तो सरकार को भी ऋण देने का काम करता है एक तरीके से, तो वहाँ पर भी ये निवेश करता है, तो ये इसका पैसा वहाँ पर ऋण जाता है। उसके बाद विनिमय पत्रों की कटौती एक टॉपिक है। विनय पत्र की कटौती में क्या होता है भैया, ये गुल्लक की तरह है। अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास गुल्लक है और तुमने अपने दोस्त को 3,000 रुपया दे दिया, अब फिर तुम जैसे मान लो एक तरीके से कि तुम ये हो, ये तुम्हारा दोस्तवा है, ठीक है, तुमने इसको कुछ सामान भेजा, तुमने इसको कुछ सामान भेजा, और ये था सिस्टम ऐसा था कि अब तुम जो है चले गए बैंक, ठीक है, तुमने इसको दे दिया 3,000 रुपया और तुम गए बैंक। अब बैंक को दिए तुम एक तो कागज के, देखिए जो है कि हम इसको उधार दिए 3,000 रुपया, ऐसे सुरा हमको दे नहीं रहा है, तो हमको अभी आप जो है 3,000 रुपया दे दीजिए, है ना। हम जब 3,000 रुपया आपको हमको दे देगा तो आपको लौटा देंगे। तो बैंक कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा दोस्त तुमको 3,000 दे देगा तो हमको लौटा देना, हम तुमको 3,000 तो नहीं देंगे, हम तुमको 3,000 में से 2,995 रुपया दे देंगे, मतलब 5 रुपया काट लेंगे, है ना। तो 2,995 रुपया इसको मिल जाएगा बैंक से, और हंसी खुशी मौज करेगा। अब फिर जो है कि जब उधारी इसका चुका जाएगा 3,000 रुपया, तो इला के बैंक को दे देगा, ठीक है, अपना चुका लेगा। तो ये होता है विनिमय पत्र की कटौती, बैंक वाले थोड़ा कटौती करके दे देते हैं ऋण, ठीक है। तो ये सब कहानी है। उसके बाद एक और है साख निर्माण करके। साख निर्माण में बड़ा खतरनाक सिस्टम होता है कि पैसा जो है कि जनरेट हो जाता है। जनरेट कैसे होता है भैया, जनरेट ऐसे होता है, ये रहा हमारा बैंक, बैंक ये आपसे लिया 10,000 रुपया, आपसे 10,000 रुपया लिया और इसने कहा कि ये आपको 10% ब्याज देगा, ठीक है। तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है भाई। इसको मिला 10,000 रुपया, इसने 10,000 में से 1,000 रुपया रखा अपने पास, ठीक है, 10% अपने पास रख लिया, ठीक है। और बाकी के जो 9,000 रुपये थे, बाकी के जो 9,000 थे, इसने किसी को 9,000 रुपये इसने किसी को उधार दे दिए, ठीक है। अब ये जो आदमी है, इसको 9,000 रुपये दिए, कहा कि तुमको हम 12% जो है कि लेंगे तुमसे, है ना।
इसको 10% देगा या फिर 10% जो दिक्कत उसका घाटा हो जाएगा, ये जो है कि कह देगा मान लो कि तुमको 3% देगा। 10,000 का 3%, 300 रुपया देगा खाली बस। और इससे कितना लेगा? 12% ब्याज लेगा। ये कहानियां बड़ा बोरिंग नहीं लग रहा है? बोरिंग मुझको भी लग रहा है, बट मैं क्या करूं, मैं इसको और कैसे समझा पाऊं इस चीज को। अभी ऐसे समझते हैं, तुमने 10,000 रुपया दिया, 3% आपको ब्याज लगा, हमने बैंक से 10,000 रुपया दे दिया। अब बैंकवा वो हमारा 10,000 में से 1,000 रखा, मान लो 300 रुपया रखा। अब बाकी कुल पैसा जो है दे दिया उधारी। उधारी से उसको पैसा आ गया। अब फिर जिसको उधार दिया था, ये जाके अपने बैंक में जमा कर दिया पैसा। ये लो, ये बैंक नंबर ये था, ये ऐसा बैंक था, ऐसा तड़क्का बैंक है। ये इधर वाला बैंक है, इधर वाला बैंक है। ये जाके इसको दे दिया 9,000 रुपया, है ना। फिर ई बैंक वाला किसी दूसरे को ऋण दे दिया। 10,000 रुपया से कहानी हुई शुरू, और फिर इसको 9,000 दिया, ये जाके अपने बैंक में डाल दिया। फिर कहानी शुरू चलती रही। ऐसे करते करते हम देखते हैं कि पैसा निर्माण हो जाता है। इस 10,000 रुपया जो है कि मान लो 20,000 रुपये बन जाता है ना। कैसे बनता है? बड़ा लंबा कहानी है, कंफ्यूजियानी कहानी है। मतलब सीधी सीधी बात है, साख निर्माण कैसे होता है कि 10,000 रुपया से 20,000 बन जाता है। इसी को कहते हैं साख निर्माण। साख निर्माण की अगर बात करें तो आपकी किताब में तो कुछ किताब में भी काफी लंबा चौड़ा ही दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें ये लिखा है कि बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। इसको आगे इसी अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और आगे इसने पढ़ाया है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ाया भी है कि ए है जो अपने बैंक में 100 रुपये जमा करता है, और बैंक अपने निर्भर जानता है कि ग्राहक अपनी जमाओं के अनुसार ही मांग करेगा। अरे दादा, बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों। इसमें भी लंबी कहानी है, मैंने भी समझा है, उसमें भी लंबी कहानी है। उसको देगा फिर कैलकुलेशन करो। तो इतना समझ लो कि साख निर्माण में साख निर्माण होता है। ठीक है, चलो भाई, आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं इस चीज़ को अच्छे समझा नहीं पाया। वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। इसको हटाते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके गौण कार्य को, यानी कि द्वितीय किसके कार्यों को। द्वितीय कार्य में ये एजेंट के रूप में काम करता है, और ये काम करता है सामान्य उपयोगिताओं के कार्य के रूप में। चलो भाई, सामान्य उपयोगिताओं। ओके, सो एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, एजेंसी संबंधी सेवाएं देने के रूप में। सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ पत्र। बहुत सारा है, इसको बताना चाहूँगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम इसको देख लेते हैं, वैसा सही ऊपर ऊपर बता दूंगा। संदर्भ पत्र है। संदर्भ पत्र में ये होता है कि आपको मान लो कहीं नौकरी देना है, नौकरी करने जाना है, तो आपको बैंक के पास जाकर कहोगे हमको संदर्भ पत्र दे दो हमारा, तो बैंक आपको संदर्भ पत्र देगा। तो नौकरी देने जाओगे तो कहोगे कि हाँ ये लड़का आदमी अच्छा है, तो संदर्भ पत्र है। ये संदर्भ पत्र कौन देता है? तो बैंक का कोई एजेंट देता है। तो ये बैंक एक प्रकार का बैंक का ये भी कार्य होगा, संदर्भ पत्र देगा। ठीक है। साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। साख पत्रों के भुगतान का संग्रह एक कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें यह है कि भैया आप किसी दोस्त को दिए कुछ सामान, उससे आपको पैसा चाहिए, तो फिर वो अपना वो आदमी जो है कि वो पैसा डालेगा बैंक में, फिर उस बैंक से आपके बैंक में आ जाएगा, तो उसी से कहानी शुरू हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं कि भुगतान का संग्रह, साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। ये क्या करता है कि भुगतान का मतलब जो साख पत्र है, लोन का जो कागज है वो आपको रख लेता है, और कहता है कि वो वाला बैंक वाला देगा ना तब है काम आगे बढ़ेगा। यानी कि आपके दोस्त को आपने जो सामान भेजा है, वो दोस्त आपको पैसा भेजेगा तभी वो गिफ्ट वो खोल सकता है। ऐसी कहानी होती है। ग्राहकों की ओर से भुगतान। ग्राहकों लिखा हूं मैं जी। ग्राहकों की ओर से भुगतान का कार्य, भुगतान संग्रह का कार्य, प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, धन का स्थानांतरण, ट्रस्ट आदि का कार्य, ट्रस्ट आदि का कार्य, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय।
ये सब कहानी देखते-देखते थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा और उतना ही समझना भी है ना? 2-4 ठो अच्छे से याद रखो, संदर्भ पत्र याद रख लो, भुगतान संग्रह याद कर लो, बाकी काम हो जाएगा एग्ज़ाम वग्ज़ाम के लिए। बाकी हम लोग देखने वाले हैं सामान्य उपयोगिता के कार्य। इसके जो सामान्य कार्य हैं, सामान्य कार्यों की बात करें तो भैया बहुमूल्य धातुओं की रक्षा, लोग उसके पास सोना जवाहरात भी रखते हैं, तो ये रक्षा काम करता है। उसके बदले पैसा लेते हैं ये लोग। यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रमाण पत्र वगैरह प्रदान करता है, साख प्रमाण पत्र। वस्तुओं के वाहन में सहायता प्रदान करना भी बैंक का कार्य होता है एक ठो। व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्र करना, ऋण का अधिगोपन करना, विदेशी व्यापार, एटीएम, क्रेडिट कार्ड तो फैसिलिटी बताई है हम लोग को, आर्थिक परिस्थितियों को जानकारी देना। तो ये सब इसके कार्य थे, 16 ठे कार्य हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा इसलिए मैंने बोल दिया। अब देखने वाले हैं हम लोग सामाजिक कार्य को। सामाजिक कार्य में इतने सारे कार्य हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ भैया कि भैया इसका कार्य है पूंजी उत्पादकता में वृद्धि, मुद्रा के हस्तांतरण की सुरक्षा एवं विनिमय, अर्थ प्रबंध, पूंजी निर्माण, प्रोत्साहन, स्वचालन, भाव प्रभाव, बहुत सारा है। आई विल स्किप, आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लेना। चलो भाई, कुछ खास नहीं है, ऐसे बस लिख दिया है। नगद आरक्षित अनुपात, जिसको कि हम लोग कहते हैं CRR। CRR हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक ठो बैंक है, ERBI है। आपने बैंक को दिया 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया जो आपने दिया, तो इसको कहते हैं देनदारी, यानी कि लाइबिलिटीज। यानी कि जो बैंक को दूसरे को वापस लौटाना है उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। यानी कि आपने जो पैसा दिया है उसको वो आपको लौटाएगा भी वापस ना। तो 10 करोड़ रुपया दिया, मान लो आप अंबानी हो, आपने 10 करोड़ रुपया दे दिया, मान लो, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मान लो इस लड़का ने दिया है, ठीक है, 10 करोड़ रुपया, तो यही होता है देनदारी। तो इसके बाद 10 करोड़ रुपए आ गए, अब बैंक बड़ा चालू है, कह रहा है 10 करोड़ रुपए आ गए, 10 करोड़, हम जल्दी से इसको ना किसी को उधार दे देते हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए पूरा पूरा उधार दे दिया, उधार दे दिया, जिसको उधार दिया वो लेके भाग गया। दिल्ली की बड़ा दिक्कत हो गया, अब बैंक परेशान हो गया कि ससुरा 10 करोड़ दिए थे उधारी, अब बैंक घाटा होने लगा। तो आरबीआई कहा कि तुम जो है 10 करोड़ रुपया जब तुम्हारे पास था, तुम पूरा पैसा काहे दे दिए, है ना। तो आरबीआई कहा कि नहीं भाई, इससे तो काम नहीं चलेगा। आरबीआई कहा कि अब तुमको अपना जितना भी पैसा रहेगा, 10 करोड़ रुपया है तो उसका 3% हमको देना पड़ेगा सुरक्षा के तौर पर। उसी को कहते हैं नगद आरक्षित, आरक्षण हो जाता है नगद का, उसी का अनुपात है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है कि यह एक अनुपात है SBI, UBI, यूनियन बैंक, यानी कि व्यावसायिक बैंक जो है को कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई को रखना पड़ता है। अब बैंक क्या करेगी, आरबीआई कहा कि हमको पैसा दो, बैंक पैसा दे दी। अब बैंक ने पैसा इसको दिया है तो कुछ तो बैंक को फायदा होना चाहिए ना। तो आरबीआई ने कहा कि हम तुमको 3.5% देंगे पैसा। ये बदलता रहता है ना। इससे लाभ क्या हुआ कि ये बैंकों की तरलता को बनाए। तरलता मतलब कि लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप कहोगे कि आपकी तरलता बहुत ज़्यादा है। अब गरीब बच्चा जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की तरलता बहुत कम है, ठीक है। तो ये कहानी है। और महंगाई को भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी, इसको हम बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। महंगाई कैसे नियंत्रण हो गया, अब बहुत बड़ी बात है भाई। मान लो कि बताऊंगा अभी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महंगाई भी नियंत्रण हो जाता है, इस चीज़ को मैं आगे बता रहा हूँ थोड़ा देर में, तब इस समझोगे तब समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा भैया कि 3% तो हो गया, जमा कर दिया, बैंक खतरे में ना पड़े। अब क्या कर रहा है कि 10 करोड़ में से 3.5% जो पैसा है, मान लो 3% पैसा जो है 10 करोड़ में से 3 लाख रुपए शायद होंगे, तो वो जो है कि 3% दे दिया आरबीआई को। अब बाकी जो पैसा बचा, ये पैसे को क्या करेगा, इस पैसे को ये व्यापार करेगा। अब मान लो ये लड़कवा गया अपना 10 करोड़ में से 5 करोड़ निकालने के लिए, तो गया तो बैंकवा कह रहा है कि पैसा तो हम दे दिए, ऋण मतलब किसी को ऋण दे दिए पैसा आपका, बैंक में कैश नहीं है, चले जाओ अभी के लिए, बाद में आना, परसों आना, अभी लंच टाइम है। तो बड़ा दिक्कत हुआ, परसों गया, परसों कहा लंच टाइम है, नरसों गया लंच टाइम है, फिर वो केस ठोक दिया। तो आरबीआई कहा कि नहीं, तुम लोग बहुत दुष्ट हो,
सब पैसा तुम लोग लगा देते हो। तो आरबीआई कहा कि तुमको आरबीआई ने इसको कहा कि तुम अपना 18% अपने पास रखोगे। मतलब कि 10 करोड़ इसके पास था ही, 3% आरबीआई, सॉरी हाँ 3% आरबीआई दे दिया, 3% जो है आरबीआई को दे दिया, 18% अपने पास रखने के लिए कह दिया है। बैंक को बड़ा घाटा हो रहा है अब तो ये जो 3% सॉरी 18% रखने का जो कहानी है, मतलब कि 20 से 21% जो पैसा है बैंक का बस इधर उधर में फंसा रहेगा, है ना। तो ये जो कहानी है इसी को कहते हैं SLR, यानी कि स्टैच्यूटरी, हे भगवान, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है कि व्यावसायिक बैंक को अपनी कुल जमाओं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा परिसंपत्ति के रूप में रखना होता है। हमने देखा CRR, हमने देखा SLR। CRR में बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है सुरक्षा के लिए, और बैंक अपना पैसा अपने ही पास रखा रहता है, उसका व्यापार नहीं करता है, उसको कहते हैं SLR। जो पैसा दिया आरबीआई को CRR, जो अपने पास रखा SLR। इसके बाद हम लोग एक ये टर्म देख लेते हैं कि मान लो कोई बैंक है, उसके पास जैसे मान लो 10 करोड़ रुपया ये है, इस 10 करोड़ रुपए का मान लो ये व्यापार करके 12 करोड़ बना लिया, है ना। मान लो यहाँ पर 12 करोड़ बना लिया, कुल परिसंपत्ति इस से 12 करोड़ की हो गई। इसको देना कितना है, इस आदमी को देना कितना है, 10 करोड़ है। 10 करोड़ पे मान लो जितना परसेंट उस समय टैक्स लगा होगा, मान लो 3% टैक्स है तो 10 करोड़ 3 लाख रुपए देना होगा। तो इसको कुल देनदारियां कितना हो गया, मान लो 10 की जगह 11 करोड़ मान लो, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, अभी के लिए 3 लाख 1 लाख हटाना फटाना। अब इसके पास अब कुल नेटवर्थ कितना बचा, तो 12 CR माइनस 11 CR, यानी कि 1 करोड़ रुपया इस बैंक को फायदा हुआ। इस पूरी 10 करोड़ को इसने इस तरीके से कमाया। इसी कहानी को हम लोग देखते हैं नेटवर्थ में, एक बैंक का नेटवर्थ कितना है। यही कहानी आज की थी। बैंक के कार्य को देखा, बड़े ही बोरिंग क्लास थी और पूरे इकोनॉमिक्स के सबसे घटिया कह सकते हैं और सबसे कंफ्यूजन वाले टर्म्स यही सब हैं, CRR SLR, है ना। अगर समझ में हल्का सा भी आ जाता है तो बड़ा मजा है। अब हम लोग आगे भी कुछ चीज़ों को देखेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जो देखा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं कल।